Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा एक्सरसाइज 2.6 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी कि आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, मैं दो बात यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर के ऊपर तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.6 डिटेल के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, डिटेल क्वेश्चंस के लिए। याद रखिएगा, डिटेल क्वेश्चंस के अंदर, डिटेल सेक्शन के अंदर इस एक्सरसाइज से लाजमी दो क्वेश्चन 7 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। ये आपको कोई और टीचर बातें नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बताऊंगा कि भाई ये एक्सरसाइज डिटेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपसे क्या कहा जा रहा है। आपको बेसिकली एक पुराना मंजन नए तरीके से बेचा जा रहा है कि भाई गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बच्चा जो है ना क्वेश्चन का मेथड देख के परेशान हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं उसको, भाई कि सर इतना मुश्किल मेथड, सर ये नया मेथड पढ़ रहे हैं। अरे बेटा पुरानी चीज है। गॉस एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम इक्लॉन फॉर्म ही होता है, यानी कि क्वेश्चन को इक्लॉन फॉर्म पे सॉल्व करना है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। याद रखिएगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड कुछ भी नहीं है बल्कि इक्लॉन फॉर्म ही है भाई, और कुछ भी नहीं है, इक्लॉन फॉर्म ही है। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख के पहचान लेना है कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो सिंपल तरीके से नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का है। और ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वल टू के दूसरी तरफ कांस्टेंट नंबर्स का होना। तो आपने सबसे पहला काम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्मूले को लिख देना है। क्या करोगे भाई? सबसे पहले लिख दोगे कि भाई हमारे पास एज वी नो डेट, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग अपने पर्टिकुलर फॉर्मूले को लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स इज इक्वल टू बी के बराबर होता है। सही ना मेरे प्यारा बच्चा? आपने ये लिख देना है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स ए को पहले फॉर्म करोगे। मैट्रिक्स ए क्या होता है मेरे प्यारे शहजादों? बता चुका हूं कि इक्वल टू से पहले वाली साइड के ऊपर वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे मैट्रिक्स ए फॉर्म होता है। तो भाई यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी? -1 1, और जेड का कोफिशिएंट क्या है? 1। फिर सेकंड रॉ को देखिएगा, सेकंड एलिमेंट्स वहीं से बनेंगे। ये हो जाएगा 1, और 2y है तो 2, और z मौजूद नहीं है तो z का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इसी तरीके से यहाँ पे होगा -3, यहाँ होगा +2, यहाँ होगा -1। फिर x होता है, x वाला मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स के लिए। तो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? x है, y है और z है। और फिर हमारे पास मैट्रिक्स b के मायने क्या होते हैं? कांस्टेंट एलिमेंट्स का मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट एलिमेंट्स का मैट्रिक्स कौन सा है? 0 5 और -2। अच्छा भाई, अब देखो आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। किस मेथड पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को? आपसे कहा जाता है गॉस एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करिए। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा तरीकेकार है। किस मेथड के ऊपर लेके चलोगे? सबसे पहला काम यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो काम आप पहले करते थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना, यहाँ पे भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सिंपल तरीके से क्या करोगे मेरा प्यारा बच्चा? बना लोगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीकेकार आप लोगों को सिखाया हुआ है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके पास मैट्रिक्स ए भी आए और मैट्रिक्स बी भी आए। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? जिसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यूज भी आप डाल दें और मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी डाल दें, यानी कि तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट और इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले कांस्टेंट्स को जब मिला के एक मैट्रिक्स बनाया जाए तो उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या है भाई? -1 1, पहले मैं मैट्रिक्स ए की वैल्यूज को लिख रहा हूँ, 1 2 0, -3 2 -1। और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 0 5 और -2। तो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से इन तमाम की तमाम पर्टिकुलर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिख दिया। अब देखो, आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहेगा
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, या फिर एग्जामिनर कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज ही फाइंड करनी है इन एक्स वाई और जेड की। कि सॉल्व दी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या है कि आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि आप मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हो। आज की क्लास में कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो काम हमने वही करना है, वेरिएबल्स की वैल्यूज को, अननोन की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। मगर यहाँ पे हम तरीका कौन सा यूज करने वाले हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड। कैसे यूज करेंगे, जहन में रखिएगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड कुछ भी नहीं होता, इक्लॉन फॉर्म के तरीके से सॉल्व करने का नाम होता है। इक्लॉन फॉर्म के तरीके से सॉल्व करने का नाम क्या होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, now solving now solving by using गॉस एलिमिनेशन मेथड। आप पूरा तरीके से लिखेंगे, मेरे पास चूंकि जगह की कमी है और टाइम की भी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया जीई मेथड, बट आप लिखेंगे प्रॉपर्ली गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपने करना है क्या है, अब इक्लॉन फॉर्म को अप्लाई करना है। इक्लॉन फॉर्म याद है या भूल गए मेरे शहजादों, कि भाई सबसे पहला काम कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट आप 1 के बराबर लेकर आओगे। तो ये भी -1 है, क्या करोगे भाई, पूरी रॉ को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दो। ये भी कर सकते हो इजीली, करवा दो भाई, क्या मसला है आपका। नेगेटिव का R1 कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 1 -1 -1 0। नीचे क्या है, 1 2 0 5। नीचे क्या है, -3 2 -1 -2। सेकंड काम क्या करना है, जो लीडिंग वन आपको फर्स्ट मिल गया उसके नीचे के तमाम नंबर 0 के बराबर। तो इस वाले 1 को आपको क्या करना है भाई, इस वाले 1 को 0 करना है। कैसे करूंगा, ρ1 माइनस ρ2 करके। सही है ना भाई, बहुत सिंपल सी चीज है यार, अब तो ये चीज आप लोगों को हिफ्ज हो जानी चाहिए। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ρ2 माइनस का ρ1 करके। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली रो एज इट इज रहेगी, 1 -1 -1 0। हमने क्या करा है, रो 2 में से रो 1 को माइनस किया है, तो 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस माइनस 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस 1 क्या होगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। 5 माइनस 0 क्या होगा, 5 होगा। देखो आपको अगर मसला हो अभी भी सॉल्व करने में, तो आप अलग से ले जाके लिख के भी कर सकते हो, बट अब तक तो मेरे ख्याल में वो चीज इतनी फास्ट हो गई होगी प्रैक्टिस करके, अब आपको अलग से लिख के करने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। और नीचे क्या है, -3 2 -1 -2। देखो बहुत सारी अब किताबों में देखोगे या अफलातून टीचर्स को देखोगे, वो एक साथ 2 स्टेप्स कर रहे हैं। खुदारा आपने 2 स्टेप्स नहीं करने, बेटा करने को मैं भी कर सकता था, शायद मैं आपसे एडवांस लेवल रखता हूँ, क्योंकि जब मैं आईबीए किया, हम नस की मैथ्स की पढ़ा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर खड़े होकर, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है वो चीज। बट अगर मैं नहीं कर रहा तो उसके पीछे रीजन ये कि आपको सिखाना कि भाई आपने बिल्कुल अपने आप को आइंस्टाइन की औलाद नहीं समझना। आपके लेवल पे आपको मैथ्स पढ़ाने की रीजन तभी यही होती है कि मैं देखो आपकी तरह के स्टेप्स करके दिखाता हूँ कि आपको समझ में आए वो। क्लियर है, लाइन बाय स्टेप लेके चलोगे। अब देखो आपने लीडिंग वन के नीचे इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 करेंगे। इसको कैसे 0 करूंगा, अगर हम इसको ρ3 को ऐड करवा दें किसके साथ, 3 टाइम्स ऑफ ρ1 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। तो भैया क्या है मेरे पास यहाँ पे, 1 -1 -1 0। यहाँ पे क्या है, 0 3 1 5। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे -3। हमने क्या करा, हमने बेसिकली ρ3 के अंदर 3 टाइम्स ऑफ ρ1 करने। तो ρ3 ओरिजिनली क्या है, देखो जहां फंसो, जहां मुश्किल लग रही हो ना, वहां से इस तरह लिख के कर लिया करो। ρ3 पहले से खुद से क्या है, ρ3 पहले ये है। हम क्या कर रहे हैं, प्लस करवा रहे हैं, क्या चीज, 3 टाइम्स ऑफ ρ1। 3 टाइम्स ऑफ ρ1 का मतलब क्या है, यहाँ पे -3 होगा, इधर भी -3 होगा, इधर 0 होगा। तो भाई देखो, ρ3 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ρ1, -3 + 3 इधर 0 आ गया। 2 -3 इधर -1 आ जाएगा। -1 + 3 -1 -3 ऑब्वियसली माइनस का 4। -2 + 0 माइनस का 2 ही इधर रहेगा। सही है, आपने ये काम कर दिया। आपने लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट 0 के बराबर बना दिए। अब आप सेकंड रॉ के अंदर लीडिंग वन ले हुए, यहाँ पे आपको 1 चाहिए। यहाँ पे आपको 1 चाहिए, याद रखिएगा लीडिंग वन हमेशा
पहला नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग वन होना चाहिए हर रो में। तो यहाँ पे आपको लीडिंग वन चाहिए, तो या कैसे लेकर आओगे 3 की जगह पे 1? सिंपल तरीके से पूरी की पूरी सेकंड रो को 3 से डिवाइड करवा दोगे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पूरी की पूरी रो नंबर 2 को 3 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, यहाँ पे 3/3 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1/3 और इधर क्या आ जाएगा, 5/3 का 3। और नीचे क्या मौजूद है, 0, -1, -4, -2। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पर्टिकुलर लीडिंग वन के नीचे वाले नंबर को भी 0 के बराबर बनाएंगे। तो आपको इसको 0 के बराबर बनाना है। कैसे 0 के बराबर बनाओगे, मुझे साफ दिख रहा है -1 है, ये +1 है। रो 3 को रो 2 में ऐड करवा दूंगा, तो जाहिर सी बात है 0 बन जाएगा। देखो ये बेसिक स्टेप्स हैं, साथ साथ करते जाओगे, इजीली बात पल्ले पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो बात पल्ले पड़ेगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये सोचता है कि वो घर पे आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, या मैथ्स की सिर्फ वीडियोस देख लेगा और कहेगा कि समझ में आ गया, नहीं, तो भाई मैथ्स ऐसे सॉल्व नहीं होती। मैथ्स है सॉल्व करने का नाम, जब आप प्रैक्टिस करो तरीके से। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब देखो आप सिंपल तरीके से रो 3 + रो 2, 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अब ये चाहो तो कैलकुलेटर पे कर लो कि -4 प्लस का 1/3, कि भाई -4 प्लस का 1/3 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा -11/3 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, -2 प्लस का 5/3, -2 प्लस का 5/3, इधर आ जाएगा -1/3। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, आपने एक और लीडिंग वन फॉर्म कर दिया। यानी कि देखो पहला लीडिंग वन मिल गया, दूसरा मिल गया। अब तीसरा लीडिंग वन मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। बेसिक बात है भाई, यहाँ पे तीसरा लीडिंग वन चाहिए होगा इस रॉ का। तो कैसे लेकर आएंगे लीडिंग वन को, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंपल तरीके से आप करोगे क्या, इस पूरी की पूरी रो को मल्टीप्लाई, डिवाइड करवा दोगे उसी सेम टर्म के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास लीडिंग वन आ जाएगा। मतलब इससे आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट तो दुनिया में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। क्या करोगे भैया, 3/-11 पे पूरी रो को डिवाइड मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिखूंगा -3/11 मल्टीप्लाई बाय रो नंबर 3। तो सिंपल तरीके से देखो, पहले से रो 3 क्या थी, 1, -1, -1, 0। यहाँ पे क्या है, 0, 1, 1/3, 5/3 का 5/3। यहाँ पे देखो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से पूरी की पूरी थर्ड रो से इस नेगेटिव के 3/11 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो भाई नेगेटिव का 11/3 जब नेगेटिव के 3/11 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव का 1/3, जब नेगेटिव के 3/11 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा सिंपली 1/11 बच रहा होगा। तो ये फाइनली आपके पास इक्लॉन फॉर्म पे मैट्रिक्स आ रहा होगा। तो सबसे पहला काम जो अभी तक हम लोगों ने परफॉर्म करा वो इक्लॉन फॉर्म को बनाना था। देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं पूरे क्वेश्चन को अभी तक रिपीट कर देता हूँ जो कि मैंने पढ़ाया है। जरा मैं इसको लिख दूं एक दफा, इक्लॉन फॉर्म को क्या बन रही है। तो यहाँ पे हमारी इक्लॉन फॉर्म फाइनली कंप्लीट हो गई, सही है ना? तो अभी तक हम लोगों ने कोई मुश्किल काम नहीं करा। अभी तक हम लोगों ने कोई गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा कि आप में से कोई बच्चा बोले कि सर ये मुश्किल चीज थी, समझ में नहीं आई। देखो 7 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, आसान भाषा में अगर क्लियर करूं, कि भाई हम लोगों ने सिंपल तरीके से फॉर्मूले को लिखा, जो कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का होता है। देन हम लोगों ने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाया, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बना के उसका इक्लॉन निकाल लिया, उसके इक्लॉन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। कि भाई आपने यहाँ पे बस एक चीज अपने जहन में रखनी है, अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो अभी हम लोगों ने अभी तक जहां तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, अगर वहां पे वाकई कोई कॉन्सेप्ट लाए कर रहा है तो वो सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्लॉन फॉर्म बनाने तक का था। यानी कि सर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को क्यों लिया, सर हमने मैट्रिक्स ए का इक्लॉन क्यों नहीं बनाया। यानी कि हो सकता है अगर कोई कॉन्सेप्ट वाली बात या कोई बात किसी बच्चे को मसला कर रही है, वो ये हो सकती है कि सर आपने मैट्रिक्स ए का इक्लॉन क्यों नहीं लिया, आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्यों लिया। तो उसके पीछे रीजन बड़ी सिंपल सी है कि बेटा हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर तो होमोजीनियस इक्वेशन होती तो उसके अंदर सिर्फ मैट्रिक्स ए यूज होता है। चूंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट एज वेल एज दी कांस्टेंट वैल्यूज दोनों को लेके चल रहे होते हैं, ताकि वेरिएबल्स की वैल्यूज आ सकें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है कि सिंपल इक्लॉन को निकाला है, और यहां तक का काम सारे हमारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और आई एम
100% श्योर कि सबको क्लियर भी होगा, क्योंकि यहां तक हमने कुछ मुश्किल नहीं करा है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक की बात? अब जब आपने इक्लॉन को फॉर्म कर लिया, अब आपने करना क्या है, यहां से इक्वेशंस को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करेंगे इक्वेशंस को? आप सिंपल तरीके से एक जुमला लिखेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पहले सीखा था, बिल्कुल वैसे ही। क्या जुमला लिखेंगे? फ्रॉम द अबव मैट्रिक्स, फ्रॉम द above matrix, from the above matrix, from the above matrix, we have the following equation, we have following equations, we have following equations from the above matrix, we have following equations। यानी कि हम इस जुमले को लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, देखो आपने सिंपली, आपको मालूम है कि आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था यहां तक का, आपके 3 by 3 का ओरिजिनल आपको मैट्रिक्स ए तक की वैल्यूज गिवन थी ना। तो ये जो आपके पास यहां तक का आंसर आया है, ये आपके वेरिएबल्स का है, और ये वाला जो आपका आंसर आया है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ किसका है, कॉन्स्टेंट्स का है। क्या कहा मैंने, दोबारा बात सुनिएगा। आपने जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से इक्लॉन को फॉर्म कर लिया, तो लास्ट के अंदर देखें आपके पास जो मैट्रिक्स मिल रहा है, आपको 4 by 4 पे मिल रहा है। मगर आपको तो ये बात मालूम है ना कि आपके वेरिएबल्स कितने क्वेश्चन में गिवन है, 3 वेरिएबल्स गिवन है ना, एक्स, वाई और जेड। और ये जो पूरा का पूरा कॉलम आ रहा है, ये कांस्टेंट्स का है। तो आपने करना क्या है, बारी बारी रॉ वाइज अपनी इक्वेशंस को डिजाइन करना है। कैसे, जरा गौर से देखिएगा। हम रॉ वन से क्या कह सकते हैं कि भाई एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड इक्वल टू के बाद देखिए इस रॉ के साथ कांस्टेंट कौन सा है, जीरो है। जीरो आ गया, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दिया जाएगा। सेकंड रॉ को देखिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, लिखा नहीं जाएगा, वाई का वाई एज इट इज, प्लस का 1/3 जेड, और दूसरी तरफ कांस्टेंट क्या है, 5/3। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे, इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। और अगर आप फिर थर्ड रॉ को देखें, तो थर्ड रॉ के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ z आ रहा है, सिर्फ z आ रहा है 1, यानी कि 1z है मेरे पास, इक्वल टू के बाद क्या है, 1/11। ये मेरे पास आ रही है फाइनली इक्वेशन नंबर 3। तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, आपको तीनों इक्वेशंस मिल गई। आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आपको फाइनली आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो आपको डायरेक्टली z की वैल्यू मिली हुई है, आपको डायरेक्टली z की वैल्यू मिल चुकी है 1/11। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग पुटिंग z इन, आपको इक्वेशन नंबर 3 में डायरेक्टली z की वैल्यू गिवन मिल गई है। इसको उठा के क्या करेंगे, पुटिंग z इन इक्वेशन नंबर 2, ताकि y भी मिल जाए मुझे। सिंपल तरीके से आप क्या करोगे, z की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, y प्लस का 1/3 एज इट इज, z की वैल्यू क्या आ रही है, 1/11 इक्वल टू के बाद क्या है, 5/3। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5/3 माइनस का 1/3 इंटू 11, 33। आप कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैलकुलेटर पे जाके सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा भाई। क्या आंसर, तो भाई कैलकुलेटर के ऊपर जाइए, सिंपल तरीके से इसको पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के ऊपर 5/3 माइनस का 1/33, ये बराबर आ जाएगा 18/11 के। किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, 18/11 के। तो इस तरीके से आपको y की वैल्यू मिल गई। फिर आप जाओगे z की वैल्यू फाइंड करने के, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखो आपको z भी मिल चुका है, आपको y भी मिल चुका है, तो दोनों को उठा के इक्वेशन 1 में डालोगे, x का आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, तो देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, ये है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। क्या है, x माइनस का y की वैल्यू क्या है, 18/11, क्या है 18/11, y की वैल्यू है 18/11, और माइनस का z की वैल्यू क्या है, 1/11 इक्वल टू के बाद 0 का 0 एज इट इज। सिंप्लीफाई करवा लो। यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लो तो देखो दोनों के नीचे 11 आ रहा है, एक ही बार लिखा जाएगा। नेगेटिव का 18, नेगेटिव का 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव पे 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर आप नेगेटिव के 19 को दूसरी तरफ भेजो तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 19/11 हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक्स की वैल्यू भी मिल गई। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, या हेंस द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स, हेंस द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, नीचे z का z एज इट इज, किसके बराबर आ रही है भाई, x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 19/11, y की वैल्यू आ रही है 18/11, और z की वैल्यू है 1/11। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो
कि हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या आ रही है, 19 डिवाइडेड बाई 11 कॉमा 18 डिवाइडेड बाई 11 कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 11। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि बहुत ही इजी चीज है। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दी जाएगी और बेसिकली आपको इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को, इन अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन की एग्जामिनर की चॉइस है, कौन सा भी मेथड दे दे। लेट सपोज अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व करना है, कोई मसले की बात नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। पहला काम क्या करोगे, इक्लॉन फॉर्म बनाओगे। अब देखो इक्लॉन फॉर्म बनाना मैंने बहुत डिटेल में आपको सिखाई हुई है, मतलब इसमें आपको नई बात ही नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो आपने सिंपल तरीके से गॉस इक्लॉन फॉर्म पहले बना लेनी है। उसके बाद जो आपने काम करना है वो काम बड़ा सिंपल है। वो क्या है कि भाई जब आपका इक्लॉन फॉर्म बन जाएगी ना, इक्लॉन फॉर्म, देन आप सिंपल तरीके से ये करोगे कि हर रॉ को उसके ऊपर से इक्वेशंस को ड्रॉ कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, ये जो आपको फर्स्ट रॉ दिख रही थी, जाहिर सी बात है चूंकि आपके पास तीन ही वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि क्वेश्चन के स्टार्ट में चार वेरिएबल्स और बाद में जाके छह बन जाए। यानी कि क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आपके पास तीन वेरिएबल्स है और जाहिर सी बात है जब आपका इक्लॉन फॉर्म कंप्लीट हुआ तब भी तीन वेरिएबल्स ही हैं। अब चूंकि ये इक्लॉन फॉर्म आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से बनाई हुई थी, इसलिए यहाँ पे देखो आपके पास चार कॉलम्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या एक शॉर्ट ट्रिक बताई, गौर से देखिएगा कि भाई आपके पास जो ये वाली तीन रॉज और तीन कॉलम्स हैं, ये वाले, जाहिर सी बात है ये आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के हैं और ये आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के आंसर्स हैं। और ये वाले जो आपके पास कॉलम आ रहा है ये कांस्टेंट्स का है। तो आप किस तरीके से चलोगे, आप सिंपल तरीके से पहले रॉ को उठाओगे, यहाँ पे आपका ये पहला वेरिएबल का कोफिशिएंट, दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, और इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो। फिर आप दूसरी वाली रॉ को उठाओगे, ये पहले आपके वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये आपके दूसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये आपके तीसरे वेरिएबल का कोफिशिएंट, और फिर इक्वल टू की दूसरी तरफ ये कांस्टेंट आ गया। फिर इसी तरीके से अपनी तीसरी रॉ को उठाओगे, तीसरी इक्वेशन के लिए ये वाली जो टर्म है ये आपके फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट होगी, ये आपके सेकंड का, ये आपके थर्ड का, और इक्वल टू के बाद ये आपका कांस्टेंट होगा। सिंपल तरीके से इक्वेशंस को लिखोगे, इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फाइनली आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम किसी भी किस्म की तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं, जल्दी से मुझे बता दो भाई। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज, अगर ये बात क्लियर है तो भाई देखो अगला जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 2 है भाई, ये तो आप खुद से सॉल्व करना चाहिए ना, अभी हाथ के हाथ, बल्कि बैठ के, हाथ के हाथ बैठ के सॉल्व करो, मुझसे आंसर टैली कर लो भाई। सही है ना। इस क्वेश्चन में क्या मसला है, सेम मेथड को फॉलो करोगे। क्या क्वेश्चन आ रहा है, 2x माइनस का वाई प्लस का 2z, 2x माइनस का वाई प्लस का 2z इक्वल टू के बाद है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू वाई प्लस का z इक्वल टू 8। क्या क्वेश्चन गिवन है आपको, x प्लस का 2y प्लस का z इक्वल टू 8, नीचे गिवन है आपको 2x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 3, और उसके नीचे आपको गिवन है x प्लस का y माइनस का z इक्वल टू 0। आपको ये क्वेश्चन गिवन है, अगेन आपसे क्या कहा जाता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, सबसे पहले लिखोगे वी नो डेट, सिंपल तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट ए एक्स इज इक्वल टू बी, देन एज वी नो डेट करके मैट्रिक्स ए को फॉर्म करोगे। मैट्रिक्स ए यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 2 1, 2 - 1 1, 1 1 - 1। मैट्रिक्स एक्स क्या बन रहा होगा, मैट्रिक्स एक्स होगा आपके पास एक्स वाई और जेड, और मैट्रिक्स बी क्या होगा, कांस्टेंट वाला। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 8 3 और 0। अब आपने क्वेश्चन आगे खुद से सॉल्व करना है, सही है ना। अभी वीडियो को स्टॉप करो, खुदारा खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना बिलीव मी कोई मुश्किल चीज नहीं होगी। क्या काम करोगे मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करोगे। क्या फॉर्म करोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो भाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं, सिंपल तरीके से मैट्रिक्स ए की वैल्यूज देखो कौन कौन सी है, 1 2 1, 2 - 1 1, यहाँ पे आ गया 1 1 - 1, और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज कौन सी हैं, 8 3 और 0। तो आपने सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, एंड देन इसको आपने कन्वर्ट कर देना है इक्लॉन फॉर्म के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देना है, इक्लॉन फॉर्म के अंदर।
इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करने के बाद सिंपली इक्वेशंस के अंदर ब्रेक कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि मैंने भी आगे चल के आपको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म भी पढ़ानी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। खुदारा मैं आंसर यहाँ पे आपको भी बता देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को स्टॉप करो। देखो, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, फायदा नहीं है। वीडियो को स्टॉप करो, इधर ही स्टॉप कर दो खुदारा, और फिर आगे बढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। ओके, सो कमिंग बैक, आई होप के सारे बच्चों ने वीडियो को स्टॉप किया होगा। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 1 आंसर में, y की वैल्यू आनी चाहिए 2, और z की वैल्यू आनी चाहिए 3। तो भाई अगर तो आपने वीडियो को स्टॉप करा है, स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो अपने आंसर को टैली कर लें। आपके आंसर यही आने चाहिए x और z के। और अगर ये आंसर नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली आप गलती कर रहे हो, सही है ना। और आप दोबारा से अपने सोल्यूशन को एक बार चेक करिएगा प्लस माइनस से गलती को, इंशाल्लाह आपकी गलती सही हो जाएगी। तो भाई अब हमारे पास किताब का क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, जिसका पार्ट नंबर 1 हमसे क्या कहता है, गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन सेम चीज है, बहुत बुनियादी चीज है और बहुत आसान चीज है। देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, आपके पास अगेन क्वेश्चन गिवन होगा इस तरीके से। आपसे क्या कहा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग ईदर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ईदर गॉस जॉर्डन मेथड, ईदर गॉस एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रैमर्स रूल। तो ये सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो अभी हम कौन से मेथड को सॉल्व करने के ऊपर जा रहे हैं, गॉस जॉर्डन मेथड के ऊपर। बिलीव मी, कोई नई चीज नहीं है, आपको सब पढ़ा चुका हूं। इसका नाम कुछ भी नहीं है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। यानी कि गॉस जॉर्डन मेथड और कुछ नहीं होता बल्कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ही होता है। यानी कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के ऊपर पहले अपने मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करोगे, देन सिंपल तरीके से इक्वेशंस को ड्राइव कर लोगे और फिर वेरिएबल्स के आंसर निकाल लोगे। सिंपल इज दैट। यानी कि लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला काम, आपको साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आ रही है, तो उसका फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे, वी नो डेट। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वी नो डेट। आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से, चूंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन है, तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए की वैल्यू को लिखोगे। मैट्रिक्स ए की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मैट्रिक्स ए की देखो वैल्यू आ रही है 1, -1 और 4। सही है ना। और क्या आ रही है, 2, 2, -1। और क्या आ रही है, 3, -2 प्लस का 3। और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक्स होता है एक्स, वाई और जेड के लिए। और देन हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या होता है, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, 4, 2 और -3 के बराबर। सही है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, कि भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करोगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने बेसिकली इन दोनों के एलिमेंट्स को लिख देना है, कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू को लिख दिया, मैट्रिक्स बी की वैल्यू को लिख दिया, और साथ में मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू को लिख दिया। ये सबसे बुनियादी काम है जो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने करना है। इसके बाद देखो, आपने आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन। ए को मैट्रिक्स एक्स को मैट्रिक्स बी को लिख दिया। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। आप पूरा लिखेंगे, मैंने जीजे करके लिख दी है, सही है ना। और गॉस जॉर्डन मेथड कुछ भी नहीं होता भाई, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म होती है, जो कि हम लोग 10,000 दफा अब तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आपने यानी कि इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे सॉल्व करना सीख चुके हैं, कि भाई आप सबसे पहले लिखोगे अपने तमाम के तमाम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स। यानी कि पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यूज को लिखा जाएगा, 1, -1, 4। फिर क्या आएगा, 2, 2, -1। फिर क्या आ जाएगा, 3, -2 और 3। और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या है, मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को भी लिखोगे, ये आ रही है 4, 2 और -3। इस तरीके से आपने सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने बना लिया भाई, कैसे बनाया आपने, मैट्रिक्स ए की वैल्यूज को और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को एक साथ तरीके से लिख के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जो कि हमने तरीके से कर लिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की तरह। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में जो काम करते थे सेम उसी मेथड के ऊपर सॉल्व करेंगे।
कि भाई देखो, यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट रॉ का पहला एलिमेंट 1 चाहिए, जो कि इत्तेफाक से मिल रहा है। अब इसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, 0 पे शिफ्ट कर देना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, सिंपल तरीके का काम है। आप करोगे रॉ नंबर 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ रॉ नंबर 1। तो भाई देखो, रॉ 1 पहले से क्या है, 1 -1 4 4। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली रॉ नंबर 2 को ट्वाइस ऑफ रॉ 1 से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो देखो भाई, रॉ 2 पहले से क्या है, रॉ 2 पहले से है 2 2 -1 2। माइनस करवा रहे हैं किसको, ट्वाइस ऑफ रॉ 1 से। तो ट्वाइस ऑफ रॉ 1 पे क्या बनेगा, -2, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8। तो भाई देखो, 2 -2 यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। -1 -8 क्या होगा, -9 होगा। और 2 -8 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सही है ना भाई। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 के लिए चलो इसको पहले तरीके से कर लेते हैं। एक साथ एक ही फंक्शन करें। अभी आप लोग इतने एडवांस नहीं हुए कि मैं आपको एक साथ मल्टीपल फंक्शंस करवाऊं। आप देखो कि बहुत सारे टीचर्स आपको एक साथ मल्टीपल फंक्शंस भी करवा रहे होंगे, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा उसको। मेरे नजदीक यार, अभी आप बच्चे हो, आप नॉर्मल वे में करो। कोई मसले की बात नहीं है, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, बट कोशिश करो नहीं करो उसके बगैर। आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फायदा नहीं है, इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेकार चला जाएगा। अब देखो, आपको यहाँ पे भी 0 बनाना है। कैसे बनाओगे, सिंपल तरीके से रॉ नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे, किससे, थ्राइस ऑफ रॉ नंबर 1 से। तो देखो भाई, रॉ नंबर 1 पहले से क्या था, ये था 1 -1 4 4। यहाँ पे क्या है, 0 4 -9 -6। तो अब रॉ 3 को बेसिकली थ्राइस और रॉ 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सही है ना। तो रॉ 3 पहले से क्या है, देखो रॉ 3 पहले से है 3 -2 3 -2। और नेगेटिव का साइन एज इट इज, रॉ नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 का 3 माइनस का 3, 4 3 जार 12 एंड 4 3 जार 12। तो 3 -3 देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। -2 माइनस माइनस प्लस का 3, -2 + 3 क्या हो जाएगा, -2 + 3 1 होता है। इसी तरीके से देखो, 3 माइनस का 12 क्या हो जाएगा, 3 में से अगर 12 जाएंगे, नेगेटिव का 9। इधर देखो, नेगेटिव का 3 नेगेटिव का 12, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 12, इधर बनेगा नेगेटिव का 15। तो देखो, आपने पहला स्टेप अपना अचीव कर लिया। पहला स्टेप क्या था, लीडिंग 1 लेकर आना, और फिर लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट 0 बनाना, ये तो कर लिया। अब आपको यहाँ पे लीडिंग 1 चाहिए, और इसके ऊपर वाले तमाम वैल्यूज 0 के बराबर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लीडिंग 1 लेकर आ जाते हैं। लीडिंग 1 लाने का तरीकेकार क्या होता है, कंप्लीट रॉ को उसी नंबर से डिवाइड करवा दिया जाए। तो 1/4 इंटू रॉ नंबर 2 कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, 1 0 0। नेगेटिव का 1, इधर 1 का 1, इधर 4, इधर 4। तो हमने पूरी की पूरी रॉ को 4 से डिवाइड करवा दिया। हमने पूरी की पूरी रॉ को क्या करा, 4 से डिवाइड करवा दिया। इधर 1, इधर -9, इधर नेगेटिव का 15, एज इट इज का एज इट इज रहेगा। देखो, बेसिक स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुकून से तहम्मुल से काम करना है। सही है ना। अब देखो, आपने यहाँ पे लीडिंग 1 लेकर आ गए। अब इस लीडिंग 1 के ऊपर वाली वैल्यू को भी 0 करना है, नीचे वाली वैल्यू को भी 0 करना है। तो भाई देखो, यहाँ पे कैसे ऊपर 0 करूंगा, कि यहाँ पे देखो, इधर +1 है, इधर -1 है, दोनों को ऐड करवा दो, वैसे 0 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ भैया, रॉ 1 प्लस का रॉ 2 कर देता हूँ, रॉ 1 प्लस का रॉ 2। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 0 1 ही रहेगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 4 माइनस का 9/4। भाई देखो, अगर आप 4 माइनस का 9/4 करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे इधर ऊपर बन जाएगा 7/4। और फिर देखो, 4 माइनस का 6/4 है। तो 4 माइनस का 6/4 क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 5/2। ओके, आगे चलते हैं। इधर 0, इधर 1, इधर नेगेटिव का 9/4, इधर नेगेटिव का 6/4, एज इट इज ही रहेगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन गया, देखो इधर 0, इधर 1, इधर नेगेटिव का 9, इधर नेगेटिव का 15, एज इट इज रहेगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाले नंबर को भी किसके बराबर बनाना है, 0 के बराबर। कैसे बनाएंगे मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीकेकार है। और वो सिंपल तरीकेकार क्या है, कि यहाँ पे भी आप सिंपल तरीके से इसको रॉ नंबर 1 और 2 से सब्ट्रैक्ट करवाओगे। आसान तरीका रॉ नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से 0 इधर मौजूद है पहले एलिमेंट में। तो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख दूंगा रॉ 2 माइनस का रॉ 3। अच्छा भाई, तो बाकी वैल्यूज एज इट इज रहने देंगे, उनकी रॉज में तब्दीली नहीं आ रही है। तो 7/4, 5/2 एज इट इज का एज इट इज, इधर 0, इधर 1, इधर नेगेटिव का 9/4 एज इट इज, इधर नेगेटिव का 6/4 एज इट इज।
अच्छा, जीरो का जीरो, तो 1 - 1 देखिएगा यहाँ पे क्या बन गया, जीरो। अच्छा, अब यहाँ पे गौर से देखो, हम रॉ 2 माइनस का रॉ 3 कर रहे थे, ये गौर से देखिएगा। तो रॉ 2 माइनस का रॉ 3, रॉ 2 माइनस का रॉ 3, नेगेटिव का 9/4, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो भाई, क्या कर लोगे, 9 - का 9 ÷ 4 किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास 27/4 के। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, नेगेटिव का 6/4, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 15। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 15 माइनस का 6/4, तो 15 माइनस का 6/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2, किसके बराबर आ जाएगा, 27/2 के। हमने बेसिक इमेज को सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। कैसे, कि भाई देखो, अब आपको फाइनली यहाँ तक का काम अचीव हो गया। आपको पहली रॉ के अंदर लीडिंग वन मिल गया, उसके नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो हैं। आपको दूसरी रॉ में लीडिंग वन मिल गया, उसके ऊपर और नीचे के तमाम वैल्यू जीरो हैं। अब आपको तीसरी रो में लीडिंग वन चाहिए, और उसके ऊपर के तमाम वैल्यूज को क्या बनाओगे, जीरो बनाओगे। देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेंदी क्वेश्चन जरूर होगा, और गॉस जॉर्डन मेथड के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म वाला सारा काम होगा। तो अगर आप मेरे मुंह से बार बार सुन लेते ना पिछले एक्सरसाइज के अंदर कि इक्लॉन फॉर्म जरूरी है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म जरूरी है पेपर में आने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ गॉस जॉर्डन का अपना मेथड है, बल्कि साथ साथ इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी है। तो मेन कॉन्सेप्ट एक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म का है, और फिर छोटा सा कॉन्सेप्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का है। तो कहने का मकसद ये कि ये क्वेश्चन पेपर में ज्यादा चांसेस है पूछे जाएंगे, और लाजमी पूछे जाएंगे, याद रखिएगा जुमले को। तो अब यहाँ पे 27/4 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, लीडिंग वन में। लीडिंग वन में कन्वर्ट करने के तरीकेकार, अपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया जाता है उसी रॉ के साथ। देखो बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, 1 0, और यहाँ पे क्या है, 7/4, यहाँ पे क्या है, 5/2, इधर 0, इधर 1, इधर नेगेटिव का 9/4, इधर नेगेटिव का 6/4। हमने क्या करा, हमने अपोजिट रॉ से पूरी की पूरी रॉ को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा दिया। 4/27 थे, तो 0 0 एज इट इज रहेगा। 27/4, जब 4/27 से मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 बचेगा। और 27/2 को गौर से देखिएगा, 27/2 को जब 4/27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 27 कट गया, 2 1 2 2 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा। इस तरीके से आपने पहले तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लीडिंग वन लेकर आ गए। अब देखो आपके पास लीडिंग वन तीनों रॉज में आ चुका है, मगर चूंकि गॉस जॉर्डन मेथड पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी है। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के मुताबिक लीडिंग वन के ऊपर और नीचे वाली तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो के बराबर। तो मुझे भी इन दोनों वैल्यूज को जीरो करना है। सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक स्टेप में भी कर सकते हो, बट अलग अलग कर लो बेहतर है। कैसे करोगे, सिंपल तरीके से देखो, रॉ नंबर 1 को सेपरेट करवा दीजिए किसके साथ, 7/4 ऑफ रॉ नंबर 3 के साथ, ताकि ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट से क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, 7/4 ऑफ रॉ 3 के साथ। तो भाई 1 0, हमने क्या किया, 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा, 0 - 0 0 ही रहेगा। 7/4, जब 7/4 ऑफ द रॉ 3, जब रॉ 3 को 7/4 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, फिर इससे माइनस करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, 5/2 को माइनस करवाना पड़ेगा किसके साथ, माइनस के ट्वाइस ऑफ रॉ नंबर 7/4 के साथ, 7/4 के साथ। तो ये तो बन गया मेरे पास सिंपल तरीके 7/2, यानी कि 5/2 माइनस का 7/2। तो 5/2 माइनस का 7/2 किसके बराबर आ जाएगा, 5/2 माइनस का 7/2, ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव का 1 आ जाएगा। सही है ना भाई। कैसे, कि हमने रॉ 1 को माइनस करवा रहे हैं 7/4 और रॉ 3 के साथ, तो पहले 2 को 7/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, इससे माइनस करवाओगे, तो नेगेटिव का 1 आ रहा होगा। इसी तरीके से अच्छा, बाकी वैल्यूज को एडिट रहने दो, 0 1, नेगेटिव का 9/4, और इधर क्या है, नेगेटिव का 6/4, इधर क्या है, 0 0 1 और 2। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अब आपको इधर जीरो लेकर आना है, तो कैसे लेकर आओगे, अगेन सिंपल तरीके से रॉ नंबर 2 को सेपरेट करवा दो, नहीं ऐड करवाओगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो पहले ही हो रहा है। ऐड करवाओगे 9/4 ऑफ रॉ नंबर 3 के साथ। सही है ना, तो पहले रॉ नंबर 3 को 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक चीज है। तो बाकी वैल्यूज आपकी एडिटिव रहेंगी, 1 0 0 -1। मैं इसको इनको लिख भी देता हूँ, 0 0 1 और 2, ये भी एडिटिव रहेगा। ये 0 और 1 भी एडिटिव रहेगा, इसमें तब्दीली वैसे तो नहीं आएगी। सही है ना। अब देखो ये क्या होगा, ये नेगेटिव का 9/4, जब मैंने इस 1 को 9/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये नेगेटिव का 6/4 यहाँ पे पहले से है, तो मैं रॉ 2 के अंदर ऐड करवा रहा हूँ किसको, 9/4 ऑफ दी रॉ 3 को। तो 9/4 ऑफ दी रॉ 3 जो कि 2 है, 2 2 4 हो गया, तो क्या बन गया, नेगेटिव का 6/4 प्लस का 9/4, क्या बन रहा है, 9/2 माइनस का 6/4, 6/4।
तो ये बराबर आ रहे 3 के, किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 3 के। और फाइनली मुझे रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म मिल गई। तो आपने तरीके से एक दफा रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को लिख देना है। क्या मिल रही है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म? 1 0 0 -1। और देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 0 3। यहाँ पे क्या है, 0 0 1 2। तो आपने अपनी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को एक दफा तरीके से लिख देना है। देखो यहां तक मेरे प्यारे शागिर्दों, मैंने पूरा एक एक स्टेप आपको करके दिखाया है। इस क्वेश्चन में बाखुदा कुछ मुश्किल काम नहीं है। मैं दोबारा से पूरा रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो भी काम करे सब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म थी। और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या कहती है? हर रॉ में ना सिर्फ लीडिंग वन का होना, बल्कि लीडिंग वन से ऊपर और नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स का भी जीरो होना। तो पहला काम तो बिल्कुल आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह का करना है कि रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म निकाल लेनी है। अब चूंकि आपको इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, बाय यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड, तो हमने सबसे पहले काम क्या कर लिया? गॉस जॉर्डन मेथड बेसिकली रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ही होती है। तो आपने सबसे पहले रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म कंप्लीट कर ली। अब आप लिखोगे नाउ फॉर्मिंग द इक्वेशन, नाउ फ्रॉम दी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, नाउ फ्रॉम दी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स, यहां से अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करोगे। इक्वेशंस को फॉर्म करना मैंने सिखाया था कि भाई देखो ये पहली की 3 कॉलम जो आ रहे हैं ये आपके वेरिएबल्स के होंगे। तो क्या है आपके पास आ रहा है, देखो x का कोफिशिएंट 1 है, और चूंकि y का कोफिशिएंट भी 0 है, z का भी 0 है, तो इस तरीके से आपके पास डायरेक्टली x की वैल्यू क्या आ गई, -1 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और से देखो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखो x भी 0 है, y भी 0 है, x भी देखो 0 आ रहा है, z भी 0 आ रहा है, सिर्फ y का कोफिशिएंट है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2 से। और नीचे देखिए थर्ड से, थर्ड रॉ के अंदर x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ z मौजूद है, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर, थर्ड इक्वेशन से। तो इस तरीके से आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, z भी मिल गया। यानी कि आप क्या कह सकते हो, हेंस हेंस hence the required values of इसको तरीके से आप लिख सकते हो, hence the required values of x y z, इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, are -1 3 2। या फिर इसको आप ऐसे करके मैट्रिक्स की फॉर्म पे भी लिख सकते हो, जो कि ज्यादा अच्छा तरीका है। क्या आप इसको ऐसे करके लिख दो कि भाई x की वैल्यू क्या है आपके पास, x y और z, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है -1 3 और 2 के बराबर। और अगर दोनों को ही लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ज्यादा बेहतर जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, सही है ना भाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो असल चीज इस क्वेश्चन के अंदर रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म ही है, जो कि मैंने आपको कितनी डिटेल में पढ़ाई भी है कि अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए आपने उसको तरीके से समझा हुआ है तो आपके लिए वो चीज बहुत आसान है, क्योंकि मैंने उस चीज पे बड़ी मेहनत करी थी। तो आप, आई होप कि आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल का बायस नहीं है, क्योंकि हमने तो उस चीज को बहुत 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 डेप्थ में जाके पढ़ा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंशाल्लाह हलवा होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई शिकवा, कोई शिकायत, मुझसे जल्दी से मुझसे कर लो, बुरा नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा? अगेन सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिख देंगे कि वी नो डेट, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे, वी नो डेट, और इसका ओरिजिनल फॉर्मूला आप लोगों ने लिख देना है। अगेन आपको गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करना है सॉल्व करने के लिए। तो आपने सबसे पहले लिख देना है ओरिजिनल फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी के बराबर। देन उसके बाद मैट्रिक्स ए के अंदर मैट्रिक्स ए की वैल्यू को आपने प्लॉट कर देना है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है बेटा, मैट्रिक्स ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 2 -1, 1 -2 1, और 1 1 और 0, सही है ना। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, मैट्रिक्स बी की वैल्यू आपके पास मौजूद है 4 2 0। और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू होगी ऑब्वियसली वेरिएबल्स के लिए, जो कि होगी एक्स वाई और जेड के बराबर। आपने सबसे पहला और बेसिक काम तो ये कर देना है। अब क्या करेंगे, अब आप सिंपल तरीके से नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड के ऊपर मूव करेंगे, जो कि यहाँ पे हमसे क्या कहा जा रहा है, वी हैव टू यूज गॉस जॉर्डन मेथड। हमें कौन सा मेथड यूज करना है भैया, हमें यूज करना है जीजे मेथड, यानी कि गॉस जॉर्डन मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मिला के। तो प्यारे बच्चों देखो 2 2 -1, 1 -2 1,
वन वन जीरो एज इट इज। यहाँ पे क्या मौजूद है, 4 2 और 0। अब सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। गॉस जॉर्डन मेथड कौन सा मेथड होता है, वही मेथड होता है जिसमें रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनानी होती है। देखो अगर तो आपसे कहा जाएगा ना कि गॉस एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन वाला होता है इक्लॉन फॉर्म का, और गॉस जॉर्डन मेथड होता है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म का। सही है भाई। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर लीडिंग वन चाहिए। तो यहाँ पे लीडिंग वन कैसे लेकर आओगे, कंप्लीट रो नंबर वन को 2 से डिवाइड करवा दोगे। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2। बाकी वैल्यूज क्या बची, 1 - 2 1 2। यहाँ पे क्या बचा, 1 1 0 0। ये काम कर दिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से इस लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स को 0 के बराबर बनाएंगे। तो कैसे लेकर आऊंगा, सिंपली इसको ρ2 - ρ1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ρ2 माइनस का ρ1। भाई अब ये चीज बड़ी आसान हो जानी चाहिए तमाम के तमाम बच्चों के लिए, है ना भाई। अब तो ये बहुत आसान सा मार्क का है, अब तो इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। -2 - 1 क्या होगा, माइनस का 3 होगा। 1 माइनस का हाफ, देखो 1 माइनस और फिर माइनस का हाफ, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 प्लस हाफ किसके बराबर होगा, 2 + 1 3/2 के बराबर होता है। सही है ना भाई। और R2 - R1 कर रहे हैं ना, तो 2 माइनस का 2 यहाँ पे क्या आ गया, 0 का 0 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, नीचे वाली रो एज इट इज लिखी जाएगी, नीचे वाली रो को आपने नहीं छेड़ना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फाइनली 0 लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप सिंपली रो नंबर 3 को सेपरेट करवा देंगे रो नंबर 1 से। तो क्या बन जाएगा, 1 1 नेगेटिव का 1/2 2, 0 - 3 3 डिवाइडेड बाई 2 0 एज इट इज। ρ3 को सेपरेट करवा रहे हैं ρ1 से, तो 1 माइनस का 1 0 हो गया, फिर 1 - 1 0 हो गया। 0 माइनस माइनस हाफ प्लस के हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 - 2 ऑब्वियसली माइनस का 2 होता है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे लीडिंग वन चाहिए। तो यहाँ पे लीडिंग वन कैसे लेकर आएंगे कि इसी टर्म से कंप्लीट चीज को डिवाइड करवा देंगे आप लोग। तो नेगेटिव के 1/3 से कंप्लीट रॉ को क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। यानी कि जो रॉ नंबर 2 आ रही है, इससे कंप्लीट हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी सेकंड रॉ को डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भाई हमारे पास पर्टिकुलरली लीडिंग वन हमें अचीव हो जाएगा। लीडिंग वन लेकर आना है, तो लीडिंग वन कैसे लेकर आएंगे, इस कंप्लीट सेकंड रॉ को हम लोग सिंपल तरीके से डिवाइड करवा देंगे इसी नंबर के साथ। यानी कि मैं नेगेटिव के 1/3 से पूरी की पूरी रॉ 2 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ताकि यहाँ पे लीडिंग वन बनाया जा सके। तो अभी देखो बाकी सारी रॉ एज इट इज रहेंगी। सेकंड रॉ को जब -3 से डिवाइड करवाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 का 1। और 3/3/2 को जब नेगेटिव के 1/3 पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, नेगेटिव का 1/2 बच रहा होगा। और 0/3 0 ही रहेगा। बाकी तमाम की तमाम टर्म्स एज इट इज लिख दी जाएंगी, बाकी तमाम की तमाम टर्म्स को एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है भाई, अब देखो इत्तेफाक से इस लीडिंग वन के नीचे ये वाली टर्म पहले से 0 है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये वाली ऊपर वाली टर्म। अच्छा भाई, यानी कि हम लोगों ने अब क्या करना है, देखो भाई हमने यहाँ पे अपने लीडिंग वन को फॉर्म कर लिया। अब इसके ऊपर वाली वैल्यू को 0 के बराबर बनाना है। कैसे बनाएंगे 0 के बराबर, बहुत ही सिंपल से तरीकेकार है कि हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से ρ1 माइनस का ρ2 कर देंगे। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बाकी की रॉस को आप पहले एज इट इज लिख दो, क्योंकि उनको तो आपने छेड़ना ही नहीं है। तो नेगेटिव का हाफ इंटू 0 0 हाफ का हाफ, और यहाँ पे -2। देखो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 - 1 ρ1 - ρ2 0 का 0। देखो यहाँ पे देखो, ρ1 के पास है नेगेटिव का हाफ, हम नेगेटिव करवा रहे हैं किसे, एक और नेगेटिव हाफ को। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और इधर देखो भाई 2 माइनस का 0 क्या होगा, 2 का 2 एज इट इज रहेगा। सही है ना भाई। फर्दर आगे चलते हैं। अब देखो हमने दोनों रॉस के अंदर लीडिंग वन भी फॉर्म कर लिया
किया, और तो और लीडिंग वन के ऊपर और नीचे वाले वैल्यूज को भी जीरो कर दिया। अब देखो मुझे फाइनली यहाँ पे लीडिंग वन लाना है, और इसके ऊपर वाली वैल्यू को फिर जीरो भी करना होगा। तो यहाँ पे पहले जीरो कैसे लाऊंगा, कि भैया अगर इस हाफ को मुझे वन में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली टू से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ रॉ थ्री। क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ रॉ थ्री। तो इधर देखो बाकी तमाम वैल्यूज को एज इट इज रहने देना है, बाकी तमाम वैल्यूज को नहीं छेड़ना, नहीं छेड़ना। तो भाई देखो ये क्या बन गया, जीरो जीरो वन। और जब मैं नेगेटिव टू इंटू टू करूंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ फोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, नेगेटिव ऑफ फोर बन जाएगा। तो पहला काम तो हम लोगों ने बेसिकली ये कर लेना है। देन उसके बाद क्या करेंगे कि भाई देखो लीडिंग वन जब फॉर्म कर लिया, अब इसके ऊपर वाली वैल्यू को जीरो के बराबर बनाना है। इसको जीरो के बराबर कैसे बनाएंगे, कि भाई देखो ये खुद नेगेटिव के अंदर है, ये खुद किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है। यानी कि मेरे पास है देखो रॉ नंबर टू नेगेटिव के अंदर है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको ऐड करवा दूं किसके साथ, हाफ ऑफ दी रॉ थ्री के साथ, ताकि जब हाफ वन से मल्टीप्लाई हो और फिर वो ऐड हो नेगेटिव के हाफ के ऊपर तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शागिर्दों इधर देखो भाई, बाकी तमाम वैल्यूज को एज इट इज रहने देते हैं, उन्हें नहीं छेड़ना भाई, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग। ओके। तो भाई देखो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वन प्लस का, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो वन का वन ही एज इट इज रहेगा। और नेगेटिव का हाफ, अब देखो जब प्लस के वन बाय टू इंटू वन से करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और इधर देखो ये जीरो का जीरो और प्लस का नेगेटिव का फोर डिवाइडेड बाय टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव का टू हो जाएगा। सही है ना भाई। इस तरीके से फाइनली 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 हम लोगों ने रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म को अचीव कर लिया है। अब जब रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हम लोगों ने फॉर्म कर ली है, बना ली है, तो अब क्या करेंगे भाई, अब उसको सिंपल तरीके से मैं एक दफा यहाँ पे एज इट इज उतार देता हूँ, लिख देता हूँ। सही है ना। अभी रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म हम लोगों ने क्या कर ली, फॉर्म कर ली। तो भाई देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस क्वेश्चन में खुदारा कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो तमाम बच्चे जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, भाई आप इसीलिए लेक्चर देखते हो ना, क्या आपको अच्छा समझ में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने अभी तक तैयारी कर रहे होगे, आपने जब चैनल से पढ़ा होगा तो आपने इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म सबको आइडिया होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं है। गॉस जॉर्डन मेथड में ऑब्वियसली या सिंपल गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म तक का काम पहले आना चाहिए। अब आपने देखो ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म वाला काम, ये सारा पुराना काम था, आपने यहाँ तक का काम कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको यहाँ पे लिख दो, now 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 by using now by using now by using Gauss Jordan method, now by using Gauss Jordan method। अच्छा, अब देखो आपने बेसिकली ये जो ओरिजिनल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन था उसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के उसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ बाय यूजिंग द गॉस जॉर्डन मेथड। तो अभी देखिए आपके पास ये मेट आपके पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी, आपने बेसिकली उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका क्या निकाल लिया, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म निकाल लिया। अब देखो इसको आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये खास बात है। और लिटरली ये बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि असल चीज तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म थी, अगर वो समझ में आ गई तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। मगर खूबसूरती के लिए तरीके से, कि भाई देखो आपके पास जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर आपने इसको रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया, अब चाहो तो डायरेक्टली इससे इक्वेशंस को फॉर्म कर लो, या चाहो तो पहले मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म कर लो। कि भाई मैट्रिक्स में क्यों फॉर्म करेंगे, कि हमें मालूम है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का ओरिजिनली फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो यहां से पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सही है ना भाई। और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू हमें मालूम है क्या होगी, वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड के बराबर। और इक्वल टू के बाद कौन सा मैट्रिक्स है, कांस्टेंट का। तो यहाँ पे कांस्टेंट्स के आंसर क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 2 नेगेटिव 4। सही है ना भाई। अब आप फाइनली इसको यहाँ से आंसर्स निकाल लेंगे। कैसे, कि भाई देखो मैट्रिक्स एक्स के लिए, मैट्रिक्स एक्स के सामने एक्स की वैल्यू होगी, तो भाई एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एक्स की वैल्यू बराबर आ गई 2 के। इसी तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स y के सामने देखो y की वैल्यू आ रही है, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। इसी तरीके से देखो z के सामने z वाले की वैल्यू है, z की वैल्यू क्या आ गई, -4। और यही आपके फाइनल आंसर होंगे। आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में करके कर लो, या फिर आप चाहो तो जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था कि आप डायरेक्टली इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना चाहो तो वैसे ही बना सकते हो। लास्ट में रिजल्ट लिख दीजिएगा कि हैज द रिक्वायर्ड
set of values या required x y z values या required values of variable are 2 -2 and -4। लास्ट में रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी होता है, उसके नंबर होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों ये बात आएगा। याद रखिएगा ये बातें कोई और टीचर नहीं बताएगा, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल आपको खुद ही रखना पड़ता है। तो इन छोटी चीजों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। सही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों? तो आई होप ये सारी बात आपको क्लियर होगी। तो देखो भाई, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक दो क्वेश्चंस करे डिटेल के। एक का नाम है क्वेश्चन नंबर 4, एक का नाम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। देखो बेटा, दोनों क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है जो आज की क्लास में हम लोगों ने कन्वर्ट करे। एक पढ़ा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, एक पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा गॉस एलिमिनेशन मेथड, और क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा गॉस जॉर्डन मेथड। यकीन मानिए कि दोनों मेथड्स बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मासूम से हैं। दोनों मेथड्स के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको एक बेसिक सी चीज अपने जहन में रखनी है कि गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, और गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप सिंपल इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करते हो। और सिंपल आपने इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के बाद इक्वेशंस में डालना होता है, जो कि सबसे आसान काम है, और ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर आपको मजा आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो खुद भी देखें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, अपने जाने वालों से भी शेयर करें, अपने कोचिंग के कॉलेज के ग्रुप में भी दोस्तों को लास्ट में बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी खैरियत के साथ लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ कि आप जहाँ हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे, और इंशाल्लाह मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।